Hello, my dear friends. Once again, welcome you in my official YouTube channel, Agriculture Varsity. And today we will discuss here about the exams which is recently we have given. Examination name is UPPCS Special Agriculture, okay, which we have recently given 2 days ago. So we all are worried about the results and what is the accuracy, what is the question correct or not correct. So today we will here discuss the answer key of this exam. आज हम सब यहाँ पर यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर स्पेशल एग्जाम की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही आंसर की नहीं सिर्फ इसके साथ साथ हमें तैयार होंगे कम से कम 100+ एग्रीकल्चर जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे जो कि हर एक क्वेश्चन 4 सेगमेंट्स में डिवाइड था, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, साथ में आंसर भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हमारे क्वेश्चन तैयार भी होते जाएंगे, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम पीजीटी का भी आने वाला है जो कि 17 और 18 अगस्त को रखा हुआ है ना। तो उसके लिए भी हमें जनरल एग्रीकल्चर की ही जरूरत है। तो चांसेस है कि हो सकता है ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाए। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पेपर ओपन हो चुका है और मेरा क्वेश्चन पेपर सेट नंबर डी है। हो सकता है आपका कोई और हो तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन सेम होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से हम एक एक का आंसर देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला यह क्वेश्चन पूछता है मिल्क फीवर डिजीज इन काउज एंड बफेलो। तो मिल्क फीवर किसकी वजह से होता है? तो हम सभी जानते हैं कैल्शियम की कमी से होता है ना। इसका सही आंसर बी होगा। सेकेंड नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। ओके, सो न्यूक्लियर पावर कहां पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कल्पक्कम, रावतभाटा, नरोरा एंड तारापुर। तो इसमें हम बताएंगे कि ये तारापुर में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, कहां पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था? इंडिया में तारापुर में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 1 गज मीटर, ये क्वेश्चन मैथ का है थोड़ा, तो मेरी मैथ हमेशा से थोड़ी वीक है तो मैथ को हम छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर जीएस और एग्रीकल्चर हम पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? सो दैट इज द आंसर इज नागपुर। ओके, इज दैट आंसर इज नागपुर। After that, it says Gini coefficient. Okay, Gini coefficient is associated with which of the following measurements in an economy? So Gini coefficient is related to, ये किस मैप से जुड़ा हुआ है? तो Gini coefficient जो है या Gini गुणांक कह सकते हैं, ये आय इनकम इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, ये इनकम इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश मीट्स द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यानी कि ऐसा कौन सा हमारा जिला है जो कि इन स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो उस स्टेट का नाम है सहारनपुर। सहारनपुर की सीमा जो है वो तीनों स्टेट से जुड़ी हुई है और तीनों स्टेट में मतलब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसका सहारनपुर सही आंसर हो जाता है। 7 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम संस्करण को अल्फा नाम दिया गया है और जो डेल्टा है तो डेल्टा किसको दिया गया है? डेल्टा इंडियन न्यू कोरोना वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया गया है और अल्फा ये यूनाइटेड किंगडम संस्करण जो है उसको अल्फा नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि विंड की बात करें, अगर वाटर की बात करें, डिफॉरेस्टेशन की बात करें, तो ये सभी ऐसे रीजन है जो कि सॉइल इरोजन को इनहेंस करते हैं या बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रीजन बचता है जो कि है डिजर्टिफिकेशन। यानी कि डिजर्टिफिकेशन जो है
वो ऑलरेडी डिजर्ट है, वो कोई रीजन एनहेंस नहीं करता है, वो खुद एक फैक्टर है ना, फंसा हुआ बेचारा, वो ना रोक सकता है ना बढ़ा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर डिजर्टिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत, मींस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके अंतर्गत ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए चुना गया है? तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सहारनपुर। ओके, उस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सहारनपुर। इसके बाद एक और जीएस का क्वेश्चन और आता है जहां पर नाम होता है, क्वेश्चन का नाम है कि चीन के पहले मार्स मंगल रोवर का क्या नाम है, यानी कि चीन के पहले मार्स मंगल रोवर का क्या नाम है? तो चीन पर जो पहला मार्स मंगल रोवर जो उसने भेजा है वो उसका नाम है जुरोंग। ओके, जहारोंग, दैट इज द डी नंबर आंसर इज वेरी राइट। एंड द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ मैथ, निम्नलिखित चित्रों में लुप्त संख्या क्या है, यानी कि मिसिंग नंबर हमें बताना था यहाँ पर। तो मिसिंग नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो इसका हम सम कर दें, अगर इन चारों का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल निकालें और वर्गमूल का अगर ऐड कर देते हैं तो ये बीच का नंबर आ जाता है यहाँ पर, है ना, तो ये बीच का नंबर आ जाता है। तो वही हमें यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर क्या है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एंड 3 का स्क्वायर 19 होता है। तो अगर आप इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। ऐसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है ना, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर इन सबको हम ऐड कर देते हैं, अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो 6 7 13 13 3 16 एंड 1 17, तो यहाँ पर आंसर ए नंबर सही हो जाता है ना, 17 नंबर सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर अवध आंसर सही आ रहा है ना, अवध आंसर सही आता है, क्योंकि अवध, बुरहान उल मुल्क और सआदत खां, तो अवध के जो संस्थापक हैं, अवध के संस्थापक में नाम आता है सआदत खां का, है ना, रुहेलखंड में नहीं आता है। तो रुहेलखंड, अब सआदत खां यहाँ पर दिया गया, तो सआदत खां और बुरहानुल मुल्क दोनों ही, अगर आप सर्च करेंगे तो दोनों ही संस्थापक में, यानी कि दोनों ही रुहेलखंड के रूरल में नाम आते हैं, अवध में नाम इसका नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर अवध गलत हो जाता है कि अवध बुरहानुल मुल्क गलत है, और यहाँ पर रुहेलखंड में सआदत खां और बुरहानुल मुल्क दोनों ही आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अवध आंसर गलत हो जाता है। तो रुहेलखंड में सआदत खां सही है, हैदराबाद के संस्थापक चिनकलेश खां ही है, और बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने रूल किया हुआ है। तो ये सारे आंसर सही हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे 3 आंसर और तैयार हो गए विद क्वेश्चन, है ना, और एक हमें सिर्फ पहचाना था कि कौन सा गलत है। तो गलत है अवध, अवध का बुरहानुल मुल्क नहीं है, क्योंकि ये भी रुहेलखंड में ही आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगला आंसर डिस्कस करें, 13 नंबर, वर्ष 2020-21 के दौरान बात है लेकिन से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो कृषि निर्यात में हम बता दें कि भारत ने 2020-21 के दौरान इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। इंडोनेशिया के साथ सबसे ज्यादा निर्यातिक वृद्धि दर्ज की है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क कहाँ ओपन किया है, या फिर कहाँ पर उसने लॉन्च किया है जून 2021 में? तो उसका उत्तर आता है फणीधर या फणीधर, गुजरात में, फणीधर गुजरात में। इसके बाद आता है, निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था, है ना, इंडियन सोशल रिफॉर्मर। तो इंडियन सोशल रिफॉर्मर 1890 में जो नाम आता है वो के नटराजन, यहाँ पर एन क्यों दिया हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका नाम जो है के नटराजन आता है, और के नटराजन या के एन नटराजन हम कह सकते हैं। तो उन्होंने इंडियन सोशल रिफॉर्मर का आरंभ किया था 1890 में। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं 17, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वो कि रायबरेली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पर अंबेडकर नगर का मुख्यालय अगर हम देखें तो अकबरपुर है, सही बात है। संत कबीर नगर का मुख्यालय अगर हम देखें तो खलीलाबाद ही है, ये भी सही है। अगर अमेठी
का मुख्यालय देखें तो गौरीगंज, ये भी सही है ना। तो कानपुर देहात का भिगुना नहीं है, क्योंकि कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो है माटी, ठीक है, वो मटी है। इसके बाद हम बात करेंगे नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच हम सभी जानते हैं वो सर्बिया के खिलाड़ी है ना, सर्बिया के रहने वाले हैं। इसके बाद आता है बात स्टेफनास एंड सितिस्पास। सो स्टेफनास एंड सितिस्पास जो है वो ग्रीस के खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर सही हो जाता है सर्बिया और ग्रीस, ओके, जो कि टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी हैं, है ना। तो वो नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं और स्टेफनास ग्रीस देश के हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बार एग्रीकल्चर में आया, जो कि था कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, कौन सा इंसेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो, अब ये सभी कीट हैं, तो इसमें कैसे कौन सा कीट नहीं है हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो कीट में ही आता है, ठीक है। बटरफ्लाई यानी कि फ्लाई, बीटल फ्लाई, फ्लाई वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो सभी कीट में ही आते हैं। मॉस्किटो भी कीट में ही आता है, लेकिन मकड़ी जो है ऐसा वो कीट में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हमारा मकड़ी हो जाता है, ठीक है। मकड़ी कीट में नहीं आता, हालांकि क्योंकि अधिक इंसेक्ट होने के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो मकड़ी में नहीं है। मकड़ी का सिर्फ 2 सेगमेंट में बटा होता है, इसके 8 लेग्स होते हैं, ठीक है, 8 लेग्स होते हैं, और हर एक सेगमेंट में मतलब इसकी चारों तरफ आंखें भी होती हैं। तो इसको किसी अलग कैटेगरी में रखा गया है, इसको इंसेक्ट कैटेगरी में नहीं रखा गया है। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन सम्मिलित है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट का जो 100th अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता से रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर। वैसे तो इसका हेडक्वार्टर जो मेनली जो सिचुएटेड है वो न्यू दिल्ली है, लेकिन यूपी में कहाँ है, तो यूपी में मऊ में स्थित है। एंड 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित की गई, तो हम सभी जानते हैं कि बिलीव नाम से इस आत्मकथा को प्रकाशित किया गया। कौन सा गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है, तो गैर सेल्यूलोज यानी कि मींस नॉन सेल्यूलॉइड फाइबर, तो यहाँ पर जूट, रियान, लिनन ये सभी सेल्यूलॉइड फाइबर है, ठीक है। तो ओनली नायलॉन, नायलॉन इज द नॉन सेल्यूलॉइड फाइबर इज देयर। सो यहाँ पर सी नंबर सही हो जाता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, इसको शायद मैंने अभी नहीं सर्च किया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना। कहाँ पर ऑरेंज सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, यूपी की डिस्ट्रिक्ट में, यूपी की डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली। तो यहाँ पर ऑरेंज सबसे ज्यादा होता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, ठीक है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ऑरेंज उगाया जाता है। फिर अगर हम बात करें 27 नंबर कि रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, सो दैट इज द मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके, दैट इज द मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण पर ये काम करता है। और अगर यहाँ पर हम एक मैथ का क्वेश्चन और आया था जहां पर हमें मैथ रीजनिंग कह सकते हैं, है ना, तो फाइंड द मिसिंग नंबर ढूंढना था। तो यहाँ पर आपका डी नंबर एकदम सही आंसर हो जाता है 7/13, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 + 4 प्लस हो रहा है फर्स्ट वाले में, फिर इसके बाद 3 + 3/5 यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, वो यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो नेक्स्ट जो भी आपका बनेगा, फिर उसके बाद 4 + 6 प्लस हो जाएगा, फिर 5 + 7 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बीच में जो नंबर मिसिंग है वहां पर 7/13 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसके बाद आता है कि बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया, है ना, कौन से राजवंश ने शासन किया था, तो ये हमारा आता है प्रदोत, ठीक है, प्रदोत जो है इस राजवंश ने शासन किया था अवंती काल। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है, तो रोजगार सृजन, ठीक है, नीति आयोग की जो 7 स्तंभ है उसमें रोजगार सृजन शामिल नहीं है। इसके बाद इसका एक और परसेंटेज का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर 48,000 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सीधा सी बात है कि 54,000 में बेचकर वो 20% लाभ प्राप्त करता है, तो 54,000 माइनस 20% हो जाएगा जो भी आएगा। और उस 20% में उसको एक दोस्त ने कितने में बेचा था, 10% लॉस पे बेचा था,
ठीक है, और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि प्लस 10% करना है। प्लस 10% किसका है, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, 48, 73, 50 एंड 60। तो इनका आप 10% निकालिए और 10% ऐड कर दीजिए, है ना। 10% निकालिए इस किसी भी ऑप्शन का और उसका 10% यहाँ ऐड कर दिए, जो कि आपके पास -20% करके बचा हुआ है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो इसमें से करेक्ट होगा। तो आप करके देखिएगा, यहाँ पे 48,000 आएगा। इसके बाद बात करते हैं निम्न में किस फिल्म ने 67वें वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर सबसे जो फिल्म है हमारी 77वें में नेशनल फीचर्स अवार्ड में, तो मरक्कार, ओके, मरक्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी, दैट फिल्म इज विन द नेशनल फिल्म अवार्ड इन 2021। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमको मिलान करना है। तो यहाँ पर भी देखो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमारे रेडी हो जाएंगे। और कैसे इसको करना कैसे था ये भी बता देते हैं कि बस हमें कुछ एक कोई आंसर ऐसा देख लेना था, 1 या 2, जो कि यहाँ पर भी ना फाउंड हो और यहाँ पर हमें पता हो कि फाउंड है, तो उससे हमारा सारा मैच मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 आंसर ढूंढे। अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन इज रिलेटेड टू द कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ पॉवर्टी, है ना, वो गरीबी की क्षमता दृष्टिकोण से रिलेटेड है अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी में 4 नंबर आ रहा है। अब सी में 4 देखिए सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया, तो हम ऐसे ही जान गए कि हमारा ये वाला आंसर बी नंबर जो है ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है और सही है। इसका मतलब अब इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो डी नंबर SR हासिम जो है वो BPL सेंसस इन अर्बन एरिया से रिलेटेड है, ओके, D1 हो गया। इसके बाद NC सक्सेना, सो NC सक्सेना इज रिलेटेड टू द थर्ड वन, okay, BPL census in rural areas. And after that Suresh Tendulkar means A number, so A is the related to गरीबी रेखा निर्धारण means poverty line estimation। उसके बाद नेक्स्ट आता है 35। एक संग्रहालय में, सॉरी ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, अगली बार देखते हैं। अगला जो हमारा होता है GS का क्वेश्चन एक आता है, निम्न में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा। संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा, तो यहाँ पर अगर हम परजीवी श्रृंखला की पैरासाइटिक फूड चेन की बात करते हैं तो इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, पिरामिड कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड पिरामिड हो जाता है, यानी कि इस तरह का पिरामिड हमारा बनता है। ठीक है, ये एक जगह से जनरेटेड होते हैं, वो इस पे डिपेंड होते हैं, वो इस पे डिपेंड होते हैं, और ये इन सब पर डिपेंड होते हैं। कुछ इस तरह का इन्वर्टेड पिरामिड हमारा बनता है। फिर किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर, तो बहुत ही इजी था क्वेश्चन, 1800-180 एंड 1551 इसका आंसर था। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी में है, क्वेश्चन नंबर 50। तो चिल्का झील जो है वो 2 राज्यों की साझेदारी में आती है, इसका करेक्ट आंसर चिल्का झील हो जाएगा। इसके बाद इसका आंसर तो हमें आंसर की का इंतजार करना पड़ेगा कि यूपीपीसीएस आंसर की अपनी कब रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूं तो मैंने प्रिंसिपल सारे सर्च किए कोऑपरेटिव के, जिसमें ये भी उनका प्रिंसिपल है, ये भी उनका प्रिंसिपल है, सिर्फ इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन भाग नहीं है। जहां पर सर्विस सोसाइटीज की भी बात की जाती है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये वाकई में आएगा नहीं आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये डी नंबर सही होना चाहिए, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस शायद इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं मिला मुझे, कॉर्पोरेशन किसी बुक में नहीं मिला, काफी बुक सर्च की मैंने, तो हो सकता है शायद इसका आंसर सही ये हो। लेकिन चलो फिलहाल अजम्पशन क्या करना, आंसर की जल्दी ही आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं HANPV। ओके, HANPV वायरस इज यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एफिड, सॉरी जैविक नियंत्रण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो है पॉट बोरर के लिए जनरली किया जाता है, क्योंकि हेलिकवर्पा है ना, हेलिकवर्पा के लिए जनरली ये नियंत्रण यूज होता है बायोलॉजिकल, जो कि कपास में, चना में और ऐसी और भी कई फसलें हैं जिनमें ये पाया जाता है। तो चना का फली छेदक यानी कि पॉट बोरर यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सारे आंसर नहीं है। तो ये HANPV किसके लिए यूज किया जाता है, पॉट बोरर यानी कि चना की फली भेदक चने में यूज किया जाता है। हालांकि अगर यहाँ पर कपास होता तो कपास आंसर करेक्ट होता। इसके बाद बात है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर
NBAIR पोएम टू जो दिया हुआ है ये करेक्टली मैच नहीं है, ये आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये है हेब्बल बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, ये हेब्बल पोस्ट बेंगलुरु में कर्नाटका में स्थित है NBAIR। बाकी सारे सही है, यानी कि यहाँ से हम 3 और क्वेश्चन अपने तैयार कर सकते हैं कि NIPHM कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है, NCIPM कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है, और NBAIR कहाँ है, हेब्बल बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, इसलिए ये वाला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना, तो फिर हमें वही बताना है। तो हमेशा याद रखिए ये जो चारकोल रोड है, ठीक है, चारकोल रोड, तो ये सोरघम से रिलेटेड है। चारकोल रोड जनरली जो है वो सोरघम में फाउंड होती है, सोरघम में जनरली उससे रिलेटेड है, उसी में मिलती है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। बाकी काली गिरवी तो जौ और गेहूं दोनों में लगता है, ठीक है, यानी कि ब्लैक रस्ट बार्ली में लग सकता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी पैडी में होता है, मेल स्टेरिलिटी भी पिजन की में पाई जाती है। ठीक है, तो बाकी सारे सही हैं, यानी कि यहाँ से भी हम 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और जो चारकोल रोड है ये बेसिकली सोरगम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है कि संचार की प्रक्रिया मींस इन कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो ऐड, यानी कि ऑडियो यानी कि बोली जाने वाली भाषा से हम कौन सा कम्युनिकेशन, इसमें एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का। तो अगर हम यहाँ पे पपेट शो की बात करें तो पपेट शो में भी सिर्फ दिखाया जाता है, आंखों से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्लाइड शो में भी क्या है कि हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां भी ऑडियो एड्स नहीं होते। ड्रामा में भी, अब तो खैर ड्रामा में ऑडियो और विजुअल इफेक्ट्स दोनों ही होते हैं, लेकिन फिर भी ड्रामा जो कंसीडर किया जाता है बेसिकली देख करके समझने वाला किया जाता है। तो यहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है ये आंसर करेक्ट हो जाता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में हम बेसिकली ऑडियो ही ऐड करते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूट्रीपोनिक्स क्या है, तो न्यूट्रीपोनिक्स यानी कि पोषक तत्व में कल्टीवेशन इन न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर क्या है कि ये बेसिकली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एग्जांपल है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या करते हैं, हम सॉइल बेस को कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पर सिर्फ न्यूट्रिएंट बेस रखा जाता है और उसमें हम पौधों को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर कल्टीवेशन इन न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सिंधु वेराइटी ऑफ मैंगो। सिंधु वेराइटी ऑफ मैंगो किसके क्रॉस से बनी हुई है, तो यहाँ पर 2 वेराइटीज आम की आती हैं, वो भी बहुत फेमस है, रत्ना एंड अल्फांसो। तो रत्ना एंड अल्फांसो से सिंधु वेराइटी निकली हुई है। इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है, RAS, एक रिसर्च एग्रीकल्चर सर्विस भी होती है ना। तो R रत्ना, A अल्फांसो एंड S सिंधु, तो रत्ना अल्फांसो से सिंधु बन गई। इसके बाद अगला आता है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन किसके लिए कहा गया है, कौन सा सही है, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहला आता है क्राइजीन, है ना, क्राइजीन स्थानांतरित कीटों पर स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है। तो बिल्कुल सही है, क्राइजीन ही यूज हुआ है जो कि बीटी कॉटन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द क्राइजीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरियम, तो ये भी बिल्कुल सही है कि वो बैक्टीरियम से ही लिया गया है, क्राइजीन को एक्सर्टेड किया गया है वहां से, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा कि दोनों A और R सही है और R A की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है। डबल क्रॉस संकर किस्म है तो ये है अर्का सुप्रभात H14। ठीक है, यहाँ पर D नंबर हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। मदा की लंबवत काट यानी कि सॉइल वर्टिकल सेक्शन को, वर्टिकल सेक्शन यानी कि इस तरह से अगर हम सॉइल को देखें गहराई में तो इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हॉरिजन्स भी होते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल ओके ऑलवेज नॉन एज सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मदा रूपरेखा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें सॉइल हॉरिजन की तो यहाँ पर A होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे B होगा हॉरिजन, ऐसे यहाँ पर C होगा। तो सॉइल हॉरिजन्स भी वर्टिकल में ही आते हैं। कॉलम की बात करें तो स्तंभ भी यही है, यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं। रिगोलिथ जो होता है वो सॉइल का ही एक पार्ट है बेसिकली, ठीक है, जो कि A और B के बीच, A हॉरिजन और B हॉरिजन के बीच का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, यानी कि 50 का सॉइल प्रोफाइल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 51 आता है धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो कहां पर किया जाना चाहिए, तो एक होता है ऑक्सीडाइज जोन। ऑक्सीडाइज जोन बेसिकली क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है लगभग 1 से 10 सेंटीमीटर तक,
है ना, 1 से 10 सेंटीमीटर तक या 1 से 5 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं, यानी कि ऊपरी परत का ही जोन ये होता है हमारा ऑक्सीडाइज्ड जोन। रिड्यूस्ड जोन जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, पानी भर जाए, तो ये बेसिकली सब सॉइल में आता है। ठीक है, ये जोन कहाँ आता है, ये बेसिकली सब सॉइल जोन में आता है। और अगर हम सरफेस की बात करें तो सतह यानी कि बिल्कुल ऊपर, है ना। तो जनरली हम लोग फर्टिलाइजर कहाँ अप्लाइड करते हैं, तो या तो ऑक्सीडाइज जोन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सोइंग एज अ बेसल डोज, और या फिर हम सरफेस पर अप्लाइंग करते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 आर करेक्ट हो जाता है, आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस जोन में हम कभी भी फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करते या नहीं किया जाता है, जो भी है। तो ये इसमें हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाता है कि 1 स्टेटमेंट एंड 3rd स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। इसके बाद बात करते हैं कौन सा सही उत्तर चुनना है हमें। तो सही उत्तर चुनना में यहाँ पर भी हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि केला, तो केला यानी कि बी नंबर पर, तो केला की सबसे सही वैरायटी हो जाती है हरी छाल। ठीक है, ये मुझे पहले से ही पता था, है ना, कि मुझे सारे आंसर नहीं पता थे, एक ये मुझे पता था, और मुझे ये पता था कि बेंगलोर वैरायटी किसकी है ना। तो बेंगलोर वैरायटी जो है वो सपोटा की है, ठीक है, सपोटा की बेंगलोर वैरायटी है। तो यहाँ पर मुझे 2 आंसर मालूम थे जिनके बिहाफ पर मैंने क्या किया, सही आंसर का चुनाव किया। अगर 2 आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर आंसर नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, जहां पर ए का क्या है, आंवला की वैरायटी हो जाती है हाथी झूल, और यहाँ पर बी मैंने बता ही दिया केला हरी छाल, सी सपोटा बेंगलोर, बचा हुआ बेर, तो बेर खीरा वैरायटी आ जाती है जो कि बेर की वैरायटी है। तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। इसके बाद फिर वही है, 53 क्वेश्चन में भी सेम है। तो यहाँ पर मैं कैसे जानूंगा, तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें मालूम थी, जैसे कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहाँ से आया। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ग्रेगर जॉन मेंडल है, हम सभी जानते हैं। म्यूटेशन की बात करें तो ह्यूगो डी वेरीज म्यूटेशन से संबंधित है, ये भी हम काफी समय से 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये 2 तो मुझे कंफर्म ही था, तो इसलिए मैंने आंसर नंबर फर्स्ट सही किया, और यही सही है। जेनेटिक्स जो बेटसन डब्ल्यू संबंधित है, और जीन्स इन द क्रोमोसोम मॉर्गन रिलेटेड है। तो 1 2 3 4 इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट इज the following statements, consider the correct statements. So maize is the C4 plant, yes of course maize is the C4 plant, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट कहता है क्रंच एनाटॉमी प्रेजेंट इन C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में ही क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कहता है C3 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अक्योर इन C3 प्लांट्स, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी C3 प्लांट्स में भी फोटो रेस्पिरेशन अवेलेबल है या फिर पाया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस थर्ड वाला गलत हो जाता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड मींस डी नंबर आंसर आर करेक्ट। केवल 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना। फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पर है कि एक क्षेत्र में 24 घंटे में गहराई यानी कि सेंटीमीटर जल बाहर निकाला जाता है, यानी कि कोई एक आपके पास निश्चित एरिया है, कोई एक प्लॉट है या फील्ड है ना, उसमें से एक 24 घंटे के अंदर आप जितने भी सेंटीमीटर जल बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकाल रहे हैं तो मतलब ड्रेनेज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सही करेक्ट आंसर हो जाता है ड्रेनेज कॉफिशिएंट। ड्रेनेज कॉफिशिएंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर male sterility is used for hybrid seed production. So according to my senior scientists or research colleagues, they all are considered that it is a means of genetic emasculation. Okay, genetic emasculation, but I'm not sure on the behalf of anybody. Okay, so let's wait for the let's wait for the answer. Okay, so but from my side it is a means of genetic emasculation, that is correct. The next is baby corn. Okay, baby corn is harvested at the stage of, तुड़ाई कब करनी चाहिए बेबी कॉर्न मक्के की, तो सिल्क निकलने के 2 से 3 बाद, क्योंकि आफ्टर सिल्किंग जस्ट वी हैव टू, आफ्टर सिल्किंग मींस व्हेन द सिल्क 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, इमर्ज्ड,
2 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन वी नीड टू हार्वेस्ट दैट बेबी कॉर्न मीज। तो जब भी सिल्क 2 सेंटीमीटर लंबा निकल आता है तो हमें इसकी तुड़ाई करने की जरूरत होती है। तो सिल्क निकलने के लगभग 2 से 3 दिन बाद हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बात करें कि कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है, तो हम सभी जानते हैं बथुआ का नाम सभी ने सुना है। यहाँ पर चिनोपोडियम एल्बम आ गया है। तो बथुआ जो है रबी सीजन में उगता है या उगाया जाता है, क्योंकि इसका हम लोग साग भी खाते हैं, सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा। तो ये जाड़े में होता है, यानी कि रबी सीजन में होता है, तो इसलिए यही आंसर सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पूछा खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है, तो चिनोपोडियम एल्बम नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन है। एक ये वाला क्वेश्चन भी मुझे सही से अभी नहीं मिला है, ठीक है। और 60 नंबर क्वेश्चन, यानी कि माइक्रो वाटर शेड हैज एन एरिया ऑफ। तो माइक्रो वाटर शेड हैज एन एरिया मींस माइक्रो। तो यहाँ पर दो रिसोर्स है। अगर हम agriinfo.in की बात करें, जो कि गूगल पे मिलता है, तो इस रिसोर्स के अकॉर्डिंग लेस देन 400 हेक्टेयर्स सही हो जाता है, क्योंकि वहां पर 200 to 400 दिखाता है। लेकिन अगर आप जनरली गूगल में सर्च करते हैं या कहीं से भी डाटा सर्च करते हैं, तो ये 500 to 1000 दिखाता है। तो एक्चुअल में आंसर क्या सही करना चाहिए हमें खुद नहीं पता। तो इसलिए अगर अकॉर्डिंग टू हम agri.info.in की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर वेबसाइट ये करेक्ट होना चाहिए। लेकिन जनरली जो हम आंसर देखते हैं या कहीं भी रीड करते हैं, तो माइक्रो वाटर सेट में 500 to 1000 आता है ना। तो 500 1000 के अकॉर्डिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 500 लगाया जाए, 600 लगाया जाए, 700 लगाया जाए। तो इसके भी आंसर के लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं कि आंसर की आ ही जाए। इसका बात करते हैं कि फ्रूट फ्लाई लेज एग्स। फ्रूट फ्लाई जो है अपने अंडे किस फल की त्वचा के नीचे देती है? तो फ्रूट फ्लाइज को राइपेंड और रोटेंड, ठीक है, दोनों तरह के फल ज्यादा पसंद होते हैं, जिनकी स्किन जो है काफी मुलायम हो, जल्दी सड़ जाते हो, लिक्विड हो। तो यहाँ पर सिर्फ टमाटर ही ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो बिल्कुल सुटेबल बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर टमाटो आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर 62 में बात करते हैं कि सही सुमेलित करना है। तो मुझे बस इसमें से एक पहले पता था कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन कब। तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन 1935 में शुरुआत की गई थी इसकी, तो ये मुझे करेक्ट पता था। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो मानकीकरण संगठन भी 1947 यानी कि 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 47 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था, ठीक है। तो 47 से हम इसको मान लेते हैं कि 47 से शुरू हुआ। तो ये दो मुझे कंफर्म थे, तो इसके बिहाफ पर देख लेते हैं आंसर क्या सही होगा। तो आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी में पहला आ जाएगा, यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन जो है वो 1963 में शुरुआत हुई इसकी। और अगर सी की हम बात करें तो 1947, बी भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो 1965। The next is liming materials. Which liming materials has highest neutralizing value? तो यहाँ पर अगर हम लाइमिंग मटेरियल की बात करें तो डोलोमाइट यहाँ पर जो है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू पाई जाती है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड से भी ज्यादा और बेसिक स्लैग में से भी ज्यादा। तो यहाँ पर डोलोमाइट हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और अगर हम मृदा वर्गीकरण यानी कि अकॉर्डिंग टू सॉइल टेक्सोनॉमी मीडियम ब्लैक सॉइल आर ग्रुप, तो ब्लैक सॉइल आप सारे जितने सॉइल ग्रुप यहाँ दिए हुए हैं आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल का जो मीडियम ब्लैक सॉइल का जो ग्रुप आता है वो वर्टिसॉल्स में आता है, ठीक है, वर्टिसॉल्स में आता है, यानी कि आंसर नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इनमें में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हाउस फ्लाई जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये कोलियोप्टेरा जो इसका ऑर्डर दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का डिप्टेरा बिल्कुल सही है और मस्टर्ड सॉ फ्लाई भी बिल्कुल सही है, ड्रैगन फ्लाई ऑर्डोनेटा से सही है। तो यहाँ पर ये आंसर ही एक ऐसा दिया हुआ है जो कि मैच नहीं करता है, यानी कि यही गलत है, या फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहें तो यही सही है। फिर हमें मिलान करना है कि गेहूं का अनावृत कंडुआ यानी कि लूज स्पॉट ऑफ बीट, ठीक है, और तो रोग का कंट्रोल से हमें मैच करना है। तो यहाँ पर एक सबसे इजी डिजीज दिया हुआ था खैरा डिजीज, जो कि जनरली हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, जिसने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की है उसने तो हमेशा से ही सुनते आ रहा होगा। तो जिंक डिफिशियंसी कमी से होता है, जिसके लिए हम किसको अप्लाई करते हैं, जिंक सल्फेट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि डी
में हमारा दूसरा नंबर सही है और डी में दूसरा नंबर सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन में दिया है डी नंबर में, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाता है। बाकी आप और भी सर्च कर सकते हैं तो और भी मैच करेंगे तो भी सही ही पाएंगे कि ए नंबर में थर्ड सही है, यानी कि लूज स्पॉट के लिए विटावैक्स यूज किया जाता है बिल्कुल, क्योंकि इसी से हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी की बात करें तो यहाँ पर सल्फेक्स यूज किया जाता है, क्योंकि सल्फेक्स क्या है, ये फंगिसाइड है एक तरीके का। और डैम्पिक ऑफ इन वेजिटेबल सी नंबर, तो सी नंबर में सॉइल सोलराइजेशन यूज किया जाता है बिल्कुल, वायरस को खत्म करने के लिए हम सॉइल सोलराइजेशन भी यूज करते हैं। सॉइल सोलराइजेशन का यूज वीट मैनेजमेंट में भी किया जाता है, ऑफकोर्स किया जाता है। इसके बाद बात करें कि ATIC कंपोनेंट किसका है, तो ATIC कंपोनेंट NADP का है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर सही हो जाता है। अगर हम यंग एलुवियल सॉइल्स को बात करें कि क्या कहा जाता है, तो यंग एलुवियल सॉइल को खादर कहा जाता है, ठीक है, बी नंबर यहाँ पर सही हो जाता है। लीची के पौधे की कॉमर्शियली जो है मल्टीप्लाइड कैसे करते हैं, यानी कि उसका प्रवर्धन कैसे करते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें प्रवर्धन की, तो यहाँ पर एयर लेयरिंग सबसे ज्यादा फेमस है, एयर लेयरिंग से सबसे ज्यादा प्रवर्धन किया जाता है लीची में, जो कि सही हो जाता है। और अगर हम कौन सा संकर बीज की सबसे सरल एवं पर्यावरण हितैषी विधि है, तो ये भी मैंने सीनियर से डिस्कशन किया है काफी, कई बुक से रेफरेंस से, तो वहां पर ये निकल के आता है कि ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर विदाउट अ रिटन क्लैरिफिकेशन। सो लेट्स वेट फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स वेट ऑफ द आंसर शीट। इसके बाद बात करते हैं कि फसल चक्र, यानी कि हम सभी जानते हैं क्रॉप रोटेशन में किस तरह से हमको नियम या किस तरह के प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन में आती है बात की लेग्यूम, यानी कि लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय अ नॉन लेग्यूम, तो फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि फलीदार आप फसल ले चुके हैं तो बिना फली वाली फसल ले सकते हैं, या बिना फली वाली फसल आपने पहले ली है तो उसके बाद फली वाली फसल लेनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप सेम क्रॉप डेप्थ नहीं ले सकते है ना रूट्स में, वरना एक जो लेवल है हमारा वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा न्यूट्रिएंट से, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर केवल वन नंबर स्टेटमेंट यानी कि ए नंबर सही हो जाता है। फिर एमएसपी किस कॉस्ट पे बेस्ड होता है, तो एमएसपी को जो रिकमेंड करती है तय करने के लिए वो कौन करता है, सीएसीपी करता है, ठीक है, वो कौन करता है, सीएसीपी। तो सीएसीपी रिकमेंड करता है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है एमएसपी तय करती है। सीएसीपी किस चीज पर बेस्ड है, किस चीज पर किन किन चीजों का पता लगा के वो करती है ऐसा, तो लगभग यहाँ पर 8 से 10 चीजें हैं जिनको देखती है, जिसके अंतर्गत मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी शामिल है, यानी कि सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया फ्रूट प्रिजर्वेशन, यानी कि फलों के संरक्षण के लिए कौन सा बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर क्लॉस्ट्रिडियम पास्टोरिनियम जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाभकारी है वो क्लॉस्ट्रिडियम पास्टोरियम, ठीक है, यानी कि यहाँ पर डी नंबर सही हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन नया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिला, जो कि कहीं भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फिर हमको सही सुमेलित करना है, यानी कि करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, टू ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड दिया हुआ है, थाइल दिया हुआ है, इंडोल एसिटिक एसिड दिया हुआ है। तो हम किन की चीजों में यूज करते हैं, तो हमें हमेशा से पता है, हम एक चीज हमेशा पढ़ते आते हैं कि टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए होता है, तो टेट्राजोलियम टेस्ट वायबिलिटी के लिए होता है। ये हमें हमेशा से पता है, क्योंकि हर जगह हमें देखने को मिल जाता है, भले और कुछ आपको देखने को पढ़ने को मिले या फिर ना मिले। तो बी का थर्ड तो हमारा ऐसे ही सही हो गया, ठीक है। उसके बाद IAA, ये भी हमें हमेशा मिलता है, हर जगह आप किसी भी प्रिपरेशन बुक करेंगे सबसे पहले ये दिया रहता है कि इंडोल एसिटिक एसिड, तो IAA इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो IAA का यूज कहाँ है, तो ये सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें हमको करेक्ट मिल गई, ए और डी में भी, ठीक है। इसके हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा पहला आंसर यानी कि ए नंबर सही हो जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड बीज दीर्घायु के लिए यानी कि सीड लॉन्गेविटी के लिए यूज किया जाता है, और बी नंबर की बात करें तो बीज जीवन क्षमता सीड वायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है।
इसके बाद बात करते हैं कि मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप कौन सा होता है, यानी कि किसमें सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। तो यहाँ पर मृदा अपरदन की कुछ 4 टाइप होते हैं। जहाँ पर स्प्लेश दिया है तो स्प्लेश जो है वो सबसे फर्स्ट वन है, ठीक है। उसके बाद सीड दिया है तो ये उसके बाद असर करता है। फिर यहाँ पर थर्ड में सबसे ज्यादा दिया हुआ है वो रील अपरदन दिया हुआ है, तो रील में सबसे ज्यादा मृदा कटाव होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर उसमें गली इरोजन दिया होता है तो गली इरोजन सबसे ज्यादा करने वाला होता है, रील के बाद पाया जाता है। तो यहाँ पर रील अपरदन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई अपरदन नहीं होता है, ये टाइप होता है। यानी कि ये सीट को अगर कहीं भी जलप्रपात हो रहा है तो कहीं ना कहीं गिर करके ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाएगा, तो वहां पर सीट इरोजन पाया जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई अपरदन नहीं होता है। तो 4 टाइप होता है जिसमें रील के बाद गली इरोजन आ जाता है। इस क्वेश्चन में भी काफी डाउट है 76 वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कई तरह की लेग्यूम में एमसीपीए भी लेग्यूम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाता है और एमसीपीबी भी यूज किया जाता है, जो कि लेग्यूम क्रॉप में। हालांकि यहाँ पर जो इसमें सारे दिए हैं सारे ब्रॉड लीफ वीडीसाइड ही है, ठीक है। लेकिन लेग्यूम क्रॉप में स्पेशली एमसीपीए एमसीपीबी दोनों यूज करता है, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि एमसीपीबी ज्यादा यूज होता है, ठीक है, लेग्यूम्स में। तब कौन सा सही होगा ये तो हमें, या कौन सा गलत होगा तो ये हमें आंसर की आने में पता चलेगा। कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है, तो यहाँ पर क्ले सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वाटर होल्ड भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्ले सॉइल का एग्जांपल आ जाता है। फिर है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है। ये वाक्य किसने कहा या किसने दिया, तो यहाँ पर हम कॉब डगलस का नाम लेते हैं, ठीक है। कॉब डगलस ने इसे प्रतिपादित किया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन हमारे तैयार होंगे, बस हमें ये बताना है एक क्वेश्चन गलत कौन सा है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर चने से फली भेदक बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको हम एक जगह और पढ़ चुके हैं, अभी इसी पेपर में देखा था। प्याज में थ्रिप्स लगते हैं, बिल्कुल सही है। धान में तना छेदक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर गलत क्या है, तो गन्ने में ब्राउन प्लांट हॉपर नहीं लगता, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा इसको जल्दी जल्दी में निपटाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ। आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेन चाहिए हो कि ये कैसे है, या फिर इसमें इसके बारे में और डिटेल बता दीजिए, कोई भी टर्म नहीं क्लियर हो रही है, या फिर वो कैसे है, कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में किसी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम डिटेल से जानना है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जरूर, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करके भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर योजना का नाम दिया गया है और उसके साथ हमें सही मिलान करना है। 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि IRDP, तो ये जब भी एक्सटेंशन पढ़ते हैं तो ये कुछ नाम जरूर आते हैं, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना हो गया, है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि जिसने भी थोड़ी बहुत तैयारी की होगी या कहीं पढ़ा होगा तो जरूर मिला होगा उससे क्वेश्चन। तो IRDP की बात करें तो IRDP जो है वो 1980 में ही शुरू हुआ, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989 सही है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 2005 सही है, ठीक है। और निश्चित रोजगार योजना 1993, यानी कि इसमें कहीं भी ऊपर नीचे मैच नहीं है, और इसका सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद बात करता है लॉगिंग इज परफॉर्म टू। लॉगिंग क्रिया क्या होती है एग्रीकल्चर में, तो लॉगिंग ये भी बहुत फेमस क्रिया है, हमेशा पूछी जाती है, अधिकतर एग्जामों में जरूर ही पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना है, कि रिमूवल ऑफ प्लांट्स अदर देन द डिजायर्ड प्लांट्स, यानी कि जो आपके डिजायर्ड प्लांट्स है सिर्फ उनको रखना है, बाकी हर तरह के प्लांट्स को रिमूव करना है, चाहे वो क्रॉप का हो, चाहे वो वीट का हो, चाहे वो जैसा भी हो, है ना। और इसमें एक ऑप्टिमम डिस्टेंस भी हमें मेंटेन करनी होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लॉगिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर यहाँ पर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट बी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक इसमें इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं तो एक लॉ आता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी आता है। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम जब देखेंगे तो उसके अंतर्गत हमें मनी का एग्जाम्पल मिलता है, जिसमें कि क्या होता है कि हम इसमें निगेटिव नहीं जा सकते, इक्वल हो सकती है, यानी कि शून्य भी आ सकती है कि आपका कोई भी मार्जिन नहीं हो रहा है, या पॉजिटिव हो सकता है लेकिन निगेटिव में नहीं जाएगा। निगेटिव आप जाने नहीं देते, जैसे आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं लगा रहे हैं, जैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम आई, आपने वहीं पर चीजों को रोक दिया है, क्योंकि कोई भी इसको निगेटिव लेना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर निगेटिव के चांसेस नहीं होते अधिकतर, ओके। तो सकार पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर
1 और 3 हाँ नहीं हो सकती है पूछा है, तो यहाँ पर सिर्फ केवल 2 आंसर आ जाएगा। गेहूं में मोलिया डिजीज, तो मोलिया डिजीज बेसिकली जो है वो नेमाटोड से होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एंगुइना ट्रिटिकी, हेटोडेरा एवेनिया, रूट नॉट नेमाटोड, हेटोडेरा कोरोटिया, तो ये सारे ही सारे नेमाटोड के ही नाम हैं। अब आपको अगर सिर्फ इतना पता है कि मोलिया डिजीज नेमाटोड से होता है, तो ये सारे सारे नेमाटोड ही हैं जिनकी वजह से अलग अलग डिजीज होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम मोलिया डिजीज देखें तो ये होता है सीरियल सिस्ट नेमाटोड से, ओके, सीरियल सिस्ट नेमाटोड से। और सीरियल सिस्ट नेमाटोड को हेट्रोडेरा एवेन्या, हेट्रोडेरा एवेन्यू के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो यहाँ पर बी नंबर आंसर सही हो जाता है। फिर चेक एंड बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है, तो यहाँ पर दक्षता हमारी 50+ ही होती है। तो 50+ में 50 और 55% भी हो सकती है और 60 से 65% भी हो सकती है, क्योंकि फ्लडिंग में क्या होता है, फ्लडिंग में हमारी जो दक्षता होती है वो 50% होती है, ठीक है, 50%, यानी कि फ्लडिंग में जो यूज होता है या हम कहें इरिगेशन एफिशिएंसी जो है वो उसकी 50% रहती है, 50%। तो यहाँ पर चेक एंड बेसिन में शायद थोड़ी बढ़ जानी चाहिए, तो बढ़ जानी चाहिए तो मीन 55% या 60-65% होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है अभी, तो इसका भी आंसर हम बाद में तय करेंगे जब आंसर किया जाएगी। चलिए इसके बाद 85 को मिला लेते हैं फटाफट, यहाँ पर भी हमें मेल करना है। तो फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, तो इसके अकॉर्डिंग हम सभी जानते हैं परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये कितने पर होता है। तो परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट हम सभी को पता है कि 15 बार पे होता है, -15 बार पे। तो इसलिए अगर हम इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, यानी कि बी नंबर का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर का 4 हम देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में पाया जाता है, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र क्षमता तो 0.33 हो जाएगा, ठीक है। और अगर सी की हम बात करें तो उपलब्ध जल, ओके, यानी कि अवेलेबल वाटर, तो अवेलेबल 0.33, यानी कि 15 बार से जैसे ही ऊपर आता है 0.33 से, तो ये अवेलेबल होता चला जाता है और अवेलेबल ही रहता है। और हाइड्रोस्कोपिक जल तो ये मोर देन 33 होता है या मोर देन 30 हो सकता है, तो इसको हम 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, जितना भी होगा ये सब हाइड्रोस्कोपिक जल होगा, यानी कि सैचुरेटेड कंडीशन के ऊपर। फिर बात करते हैं कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे बताना है सुमेलित नहीं है, तो सीधी सी बात है कि लाल सड़न रोग जो है हमेशा सुना होगा, रेड रॉट, शुगर केन के साथ इसको जोड़ा जाता है, शुगर केन में आप सुनते हैं हमेशा, ठीक है। ये किससे जुड़ा रहता है, शुगर केन से जुड़ा रहता है अधिकतर। तो शुगर केन से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा कि ये गलत है ना, बैंगन लाल सड़न नहीं मिलता, ये गलत है। तो बाकी आलू लेट ब्लाइट बिल्कुल सही है, टोमेटो अर्ली ब्लाइट बिल्कुल सही है, ओकरा येलो वेन मोजेक भी बिल्कुल सही है, यानी कि 3 आंसर आप बिल्कुल करेक्ट याद कर सकते हैं यहाँ से भी। फिर आता है गैलेरिया मेलोनेन, एक नासी कीट है, गैलेरिया मेलोनेन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही नया क्वेश्चन भी है, बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर आता है जो सही आंसर होता है वो हनी बी आता है, ठीक है, हनी बी, मधुमक्खी का, मधुमक्खी के छत्तों में जो भी वैक्स लगा होता है, ठीक है, उस वैक्स को खाने का या खत्म करने का काम करता है। तो एक मधुमक्खी का नासी कीट है ये, ठीक है, उसका समझ लो एंटी है गैलेरिया मेलोनेन। क्षारीय मृदा के पीएच मान 9 पर हाइड्रोक्सी आयन OH की सांद्रता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सॉइल साइंस से रिलेटेड था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितना ही सॉइल एसिडिक होती जाती है, यानी कि न्यूट्रल पीएच जो होता है, न्यूट्रल पीएच यानी कि 7 जो पीएच होता है हमारा, तो 7 पीएच पर 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है OH की कंडीशन कंसंट्रेशन वैल्यू। इसके बाद ये होता है जैसे जैसे पीएच कम होगा, 6 होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 5 हो जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये प्लस होती जाती है। तो जैसे ही पीएच इंक्रीज होगा यानी कि 8 होगा तो ये वैल्यू माइनस में जाएगी, यानी घटेगी, 7 से 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 9 है तो ये 10⁻⁵ मोल पर लीटर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद फिर एक ग्राफ्टिंग या फिर प्रोपोगेशन मेथड का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 4 चीजों को मैच करना है, बिल्कुल सही सही, और सही उत्तर ही हमको चुनना है। तो हम इसे 4 चीजों की प्रोपोगेशन मेथड जान सकते हैं कि कौन कौन से हैं, और 4 क्वेश्चन हमारे और तैयार हो जाएंगे। तो अंगूर में हम सभी जानते हैं, बेसिकली ये भी मेरा पढ़ा हुआ था कि हार्डवुड कटिंग होती है, तो यहाँ पर ए नंबर में 3rd सही हो जाएगा।
फिर इसके बाद केला में स्वाट शक्कर यानी कि हमेशा शक्कर ही यूज किए जाते हैं प्रोपोगेशन के लिए, सभी को पता है। तो बी नंबर में 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आता है सी, तो चाय में, तो चाय के लिए हम सॉफ्ट वुड कटिंग यूज कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी के लिए हरा। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉबेरी के लिए रनर यूज करेंगे, है ना, टी के लिए सॉफ्ट वुड कटिंग यूज करेंगे, अंगूर के लिए हार्ड वुड कटिंग और केला के लिए स्वाट शक्कर यूज होता है। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 has the also 4 question, we need to match it, okay। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था अभी, तो इसको इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, मैच नहीं किया है। इसके बाद कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, ठीक है। अब इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है, यानी कि नैनो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मेरा शक बोरोन पे जाता है कि बोरोन हो सकता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 0.3 ppm तक ही होती है सिर्फ। चलिए, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग, तो फ्लेम फोटोमीटर इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक चीजों को नापने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं जो इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है लीफ में या प्लांट में या सॉइल में। तो बेसिकली यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वो पोटेशियम बिल्कुल सही आ बैठता है, यानी कि पोटेशियम का एग्जांपल मिल जाता है। तो फ्लेम फोटोमीटर से हम पोटेशियम का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। फिर सेंट्रल एराइड हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये बीकानेर में स्थित है, राजस्थान में। केंद्रीय एगमार्क यानी कि एगमार्क लैब कहाँ स्थित है, तो लैब जो है नागपुर में स्थित है। अनाक्सी श्वसन, ठीक है, यानी कि एनोरोबिक रेस्पिरेशन को और किस नाम से जान सकते हैं, तो वो है अंतः आणविक श्वसन, यानी कि डी नंबर से हो जाता है इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन। किस भाग में अधिक सीसी यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पाई जाती है, तो फॉरेस्ट्री सॉइल में सबसे ज्यादा होती है। फॉरेस्ट्री सॉइल का सीधा सीधा मतलब है कि ऑर्गेनिक सॉइल यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज्यादा सीसी पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज फॉर द कलर्ड जूस, तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट सही हो जाता है, सोडियम बेंजोएट को यूज करते हैं कलर जूस को प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन आता है। 99 क्वेश्चन में प्रमाणित बीज की न्यूनतम अलगाव दूरी कौन सा मैच नहीं करता है, तो टमाटर वाला ऑप्शन ये गलत हो जाता है, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि ये मैच नहीं करता है। बाकी गेहूं के लिए बिल्कुल सही दिया हुआ है, कपास के लिए बिल्कुल सही दिया हुआ है, फूल गोभी के लिए बिल्कुल सही दिया हुआ है। तंबाकू की खेती के लिए क्रियाएं अपनाई जाती हैं, तो अक्सर जब भी हम कल्टीवेशन का स्टडी करते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह का दिया होता है कि 3, 2, 1, यानी कि पहले शक्कर निकलते हैं, फिर टॉपिंग करते हैं, फिर प्राइमिंग। क्योंकि प्राइमिंग क्या है, कटाई के बाद सबसे लास्ट में इसको धुएं से उपचारित किया जाता है ताकि हम इसके लीव्स का कुछ और यूज कर सकें, वीडियो वगैरह बना सकें। तो प्राइमिंग सबसे लास्ट में आता है। टॉपिंग जब ऊपर की पत्तियों को तोड़ा जाता है तो टॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर कई कल्टीवेशन, कई बुक्स के अकॉर्डिंग 2, 3, 1 भी हमारा सही हो सकता है और अकॉर्डिंग टू मी 3, 2, 1 सही हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या सही होता है, आपने क्या किया है, वैसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद 101 में भी हमें सही मैच करना है, ठीक है। तो प्रजनक बीज, अब कौन इन चारों में से कौन सा सही है सिर्फ वो ये बताना है। तो यहाँ पर प्रजनक बीज है यानी कि बीटा सीड, तो गोल्डन येलो बिल्कुल सही है। यहाँ पर फाउंडेशन सीड व्हाइट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर सर्टिफाइड सीड का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। और संतर्कन बीज यानी कि ट्रू सीड का यहाँ पर कलर जो रहता है वो कुछ और होता है। या फिर हम अगर रजिस्टर्ड सीड की बात करें तो बैंगनी कलर जो होता है वो रजिस्टर्ड सीड का होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड सीड का होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सही है, 1 और 2, यानी कि आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं जेंथिन, है ना। जेंथिन के ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए उत्प्रेरक एंजाइम डिहाइड्रोजनेज में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो तत्व है हमारा मोलिब्डेनम, जो कि इसमें सहायक होता है। इसके बाद 104 नंबर में फिर हमें मैच करना है एक बार, और मैच कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लावर्स के नाम यानी कि पौधों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि इनके फूल का रंग कैसा होता है। तो वैसे तो अब क्रॉसिंग के जरिए बहुत सारे पेड़ों में कई रंग डाल दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एस्टर देखेंगे तो एस्टर में भी बहुत सारे कलर डाल दिए गए हैं, सिर्फ पर्पल नहीं पाया जाता है। और अगर हम बात करें लिलियम की, तो लिलियम में भी कई कलर पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो उसका फेमस कलर है जो कि यहाँ पर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एडोनिस का रेड कलर होता है, ठीक है। एडोनिस में रेड कलर पाया जाता है, तो यानी कि ए का चौथा हो जाता है।
इसके बाद एस्टर की बात करें तो एस्टर में पर्पल कलर पाया जाता है, यानी कि बी का तीसरा हो जाता है, तो बी का तीसरा सिर्फ डी नंबर में दिया हुआ है, यानी कि हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाता है। फिर यहाँ पर भी हमको सही उत्तर चुनना है, मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम कार्बोमेट्स की बात करें या ट्राइजिन्स की बात करें, ट्राइजिन्स क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करके पौधों को खत्म करता है, यानी कि वीडिसाइड है, हर्बिसाइडल ग्रुप है, जो कि उस एक्टिविटी को फोकस करता है और उसको स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से पौधे हमारे खत्म हो जाते हैं। तो ट्राइजिन्स जो है बेसिकली फोटोसिंथेसिस को करता है। कार्बोमेट्स जो कि है वो न्यूक्लियक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित कर देता है। तो हमें यहाँ पर दो मिल गए हैं, ठीक है। ट्राइजिन्स यानी कि ए में 1 नंबर सही है और उसके बाद सी में क्या है 2 नंबर सही है, तो सी में 2 नंबर सही है, तो आंसर नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर अगर ऐसे नीचे बात करें तो नीचे फिर हमें 4 क्वेश्चन तैयार करने का मौका मिल रहा है, यानी कि सूचक फसल, तो इंडिकेटर क्रॉप जो है वो सनफ्लावर है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद साइलेज फसल, तो चारे वाली फसल से ही बनेगी, किसी हरी क्रॉप से बनेगी, जो कि यहाँ अरहर आलू में पॉसिबल नहीं है और बरसीम में ही पॉसिबल है, तो साइलेज क्रॉप में बरसीम हो गई। तो यहाँ पर हमको 2 फसलें मिल चुकी हैं। तो एवेन्यू क्रॉप जो है वो हमारी पिजन पी रहेगी, और वेयर फसल, तो वेयर हाउसिंग में या वेयर क्रॉप में हम बेसिकली इंडस्ट्रियल आलू के इंडस्ट्रियल यूज के लिए वेयर वर्ड यूज होता है, तो वेयर तो आलू से ही सुमेलित है, तो यहाँ पर हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन। फिर अगर हम बात करें 107 नंबर क्वेश्चन की, तो 107 नंबर क्वेश्चन में एडल्ट और निम्फ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं फसल को, यानी कि एफिड जो होता है उसकी दोनों, एडल्ट और निम्फ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। गंधक की अधिकतम मात्रा अमोनियम सल्फेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिए गए उनमें अमोनियम सल्फेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है मात्रा। अगर हम 109 क्वेश्चन की बात करें तो दूध में केसीन पाया जाता है, हम सभी को पता है, ठीक है। अंडे में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ये भी हम सभी को पता है। मीट मायोसिन से रिलेटेड है, और जो कैरोटीन है जो हमेशा है वो नाखून या बालों में ऐसे ही चीजों में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऊन क्या है, ऊन भी हमारे बाल ही है एक तरीके से भेड़ की, तो कैरोटीन जो है वो ऊन में पाया जाता है। इसके हिसाब से हमारा डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पर। 110 नंबर में फिर हमें मिलान ही करना है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप कौन सी है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव कौन सी है और अनुपूरक कौन सी है, तो कॉम्पिटेटिव वही होंगी जो एक दूसरे के करेक्टर सेम होंगे, सारी प्रोसेस भी सेम होगी, बढ़ने का और नेचर भी सेम होगा, तो वो एक दूसरे से बढ़ने की जल्दी कोशिश करेंगे कि हम इनसे पहले बढ़ जाए, इनसे पहले बढ़ जाए। तो यहाँ पर गेहूं और जौ कह सकते हैं कि प्रतियोगिता हो सकती है। सप्लीमेंट्री यानी कि जो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, तो गेहूं और मुर्गी पालन भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो गेहूं का दाना और भूसा, ठीक है। दाना और भूसा तो ये लगभग एक ही चीज से, एक ही फसल के एग्जाम्पल हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बचा क्या हमारा संपूरक कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि गेहूं और डेयरी, जो कि हो सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे इस तरह के मैचिंग पेयर मिल गए हैं, तो यहाँ पर डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद 111 क्वेश्चन नंबर रेसिनेस की बात करें तो ये फिजिकल डिसऑर्डर है, जो कि फूल गोभी में पाया जाता है। फिर इसके बाद 112 में फिर हमें मैच करना है एक बार, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल से भी और नॉलेज लेवल से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम इमर्जेंट एक्वेटिक वीड की बात करें तो इमर्जेंट एक्वेटिक वीड भी वही होता है जो कि थोड़े थोड़े पानी में, तालाब या फिर कहीं भी ऐसा जल वाला क्षेत्र है तो उसके किनारे किनारे लगे रहते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े पानी में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो होती है वो टाइफा होती है, ठीक है। और अगर एब्सोल्यूट वीड की बात करें तो एब्सोल्यूट वीड जो कि कहीं बिल्कुल किनारे सूखे क्षेत्रों में होते हैं, यानी कि मड वड में हो सकते हैं जहाँ पे हल्की नमी पाई जाती है, ठीक है। ये पूर्ण खरपतवार ही है, तो सिरपस जातीय स्क्रिपस जो है वो पाई जाती है। फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड जो है वो आइकोनिया ही है, ठीक है, जो कि फ्लोट करता है। और सीमांत जलीय खरपतवार यानी कि मार्जिनल एक्वेटिक, जो कि मड वगैरह में रहता है, तालाब के किनारे ही उगे रहते हैं, बिल्कुल कीचड़ में उगे रहते हैं, वो रूमेक्स प्रजाति होती है। तो इसके हिसाब से हमें पेयर फर्स्ट मिल गया, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड होता है यहाँ पर। रिले क्रॉपिंग का एग्जांपल दें तो रिले यानी कि जो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप बिना कटाई से पहले ही बो दी जाए साथ ही में, तो धान गेहूं भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। धान गेहूं एक सही एग्जाम्पल बैठ रहा है यहाँ पर रिले क्रॉपिंग का। फिर गन्ने के तने में ग्रेसी सूट डिजीज जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, यानी जीवाणु यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन पाया जाता है। फिर अगर हम मैच करने की बात करें तो अगला क्वेश्चन फिर हमें सही मिलान करने को कहता है। तो यहाँ पर जो लौकी है यानी कि ब्रिंजल बोटल गार्ड का
तो बोटल गार्ड जो है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, तो बोटल गार्ड इंडो चाइना से रिलेटेड है, ठीक है, इसका ओरिजिन इंडो चाइना है। और अगर हम बात करें भिंडी की, ओकरा की, तो ओकरा जो है वो अफ्रीका से रिलेटेड है, ठीक है, ओकरा का जन्म स्थल अफ्रीका माना जाता है। हालांकि आप बोटल गार्ड भी सर्च करेंगे कई जगह तो वहां पर अफ्रीका सोर्सेस देता है, लेकिन वो गलत है, ठीक है, अफ्रीका नहीं है, ओकरा का अफ्रीका ही है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद कॉलीफ्लावर की अगर हम बात करें तो कॉलीफ्लावर मेडिटेरेनियन रीजन यानी कि एशिया और इधर के भाग में पाया जाता है, तो मेडिटेरेनियन रीजन बिल्कुल सही है। और अगर एमारैंथस की बात करें तो एमारैंथस सीधी सी बात है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो कि साउथ अमेरिका है। इसके हिसाब से हमारा डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि डी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर 116 नंबर की हम बात करते हैं, परंपरागत फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है, है ना, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, तो बैक क्रॉस मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए मास सिलेक्शन भी यूज होता है, रिकरेंट सिलेक्शन भी यूज होता है और हेटेरोसिस ब्रीडिंग भी यूज होती है। सिर्फ एक ही मेथड ऐसा है बैक क्रॉस मेथड जो कि इसमें यूज नहीं हो सकता। राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन यानी कि सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ, सॉरी पेस्ट कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। बोल्टिंग किस संबंधित है, तो बोल्टिंग वैसे तो हमारी अधिकतर गांठ वाली फसलों में या ऐसी फसलों में ही होता है, तो यहाँ पर गन्ना तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है, सरसों भी इनकरेक्ट है, जौ भी इनकरेक्ट है, तो चुकंदर में ही बोल्टिंग हो सकती है यहाँ पर। वैसे आपने प्याज वगैरह में नाम सुना होगा बोल्टिंग का, तो यहाँ पर चुकंदर में हो सकती है, जो कि सही उत्तर आपका सी हो जाता है। फिर इसके बाद फिर एक बार हमें मैच करने को कहा गया है कि जेट टेस्ट, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो जेट टेस्ट जो होता है वो लार्ज सैंपल्स के लिए होता है, जहाँ पर सैंपल्स के नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है, और रोटेशंस ज्यादा होते हैं, प्लॉटिंग ज्यादा होती है, तो वहां पर हम बड़े नमूने के लिए हम क्या करते हैं, जेट टेस्ट अप्लाई करते हैं। और अगर काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो अनुपात एवं भिन्नताओं का परीक्षण करने के लिए प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस को हम काई स्क्वायर टेस्ट में परीक्षण, तो यहाँ पर हमें 2 क्लू मिल जाते हैं, इसके बिहार पर हमारा सी नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है तो इसको हमें व्यवस्थित करना है, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है और ये कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन करेक्ट ऑर्डर टू सिलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन ब्लू। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, फिर इवोल्यूशन करेंगे, फिर वेरिएशन कलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये बिल्कुल अरेंज्ड ही है, इसमें कहीं भी सीक्वेंस चेंज नहीं होना है, तो इसके भी यहाँ पर बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपने 120 के 20 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, है ना, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। और सभी लोग मैं सभी के लिए काफी शुभकामनाएं देता हूँ, है ना, कि आप अच्छा करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। तो आपने काफी आंसर मैच कर लिए होंगे, आपको अपना रिजल्ट भी अब तक पता चल गया होगा। जो 2-4 क्वेश्चन है जो हम नहीं मैच कर पाए हैं या कुछ ऐसे हैं जिनको मैच करना रह गया है, तो वो बहुत ही कम ही क्वेश्चन ऐसे छोड़े हैं मैंने जो हमें इंतजार रहेगा आंसर की का 4-5 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको अपने रिजल्ट का आइडिया तो लग ही गया होगा। तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट जरूर करें, कोई भी किसी भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव में जानना है तो भी आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा चीजें बता पाऊँ उस चीज के बारे में, एक्सप्लेन कर पाऊँ, इस तरह की चीजें मैं सारी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है, जाने से पहले एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।